नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के लिए विज्ञान यानी फिजिक्स का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लाए हैं जो लघुत्तरीय है। बिल्कुल इसी तरह से आपको फिजिक्स में लघुत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलते हैं प्रश्न की ओर। देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न है आपका कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या है। तो वास्तविक प्रतिबिंब क्या है, इसका एकदम अच्छे से सरल भाषा में उत्तर बताएंगे। दूसरा नंबर प्रश्न है, इंद्रधनुष किस प्रकार का वर्णपट है। इसे भी दोस्तों बहुत ही सरल भाषा में बताएंगे जो कि आपको अच्छे से याद हो जाएगा। तीसरा नंबर प्रश्न है, एमीटर को विद्युत परिपथ में किस प्रकार जोड़ा जाता है। तो यह दोस्तों आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है। 4 नंबर प्रश्न है, विद्युत हीटर की तार किस मिश्रित धातु का होता है। 5वां नंबर प्रश्न है, दृष्ट धारा के स्रोता का नाम बताइए। दृष्ट धारा के स्रोत का नाम बताइए। 6वां नंबर प्रश्न है, विद्युत विभव से क्या समझते हैं। 7वां नंबर प्रश्न है आपका 7 नंबर प्रश्न है, रेलवे सिग्नल में लाल रंग के प्रकाश का उपयोग क्यों किया जाता है। 8 नंबर प्रश्न है, प्रवर्ती धारा एवं दृष्ट धारा में क्या अंतर है। 8 नंबर प्रश्न है, प्रवर्ती धारा एवं दृष्ट धारा में क्या अंतर है। 9 नंबर प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष क्या है, इसे किस लेंस से दूर किया जाता है। 10 नंबर प्रश्न है, अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब को स्वच्छ रेखा चित्र द्वारा दिखाइए। तो कह रहा है कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब जो बनता है वह स्वच्छ रेखा चित्र बनाने कह रहा है दोस्तों, चित्र द्वारा दर्शाइए। तो पहला है आपका, जब वस्तु अनंत पर रहेगा तो अवतल दर्पण में किस प्रकार का चित्र बनेगा। दूसरा है, जब वस्तु अनंत एवं वक्रता केंद्र के बीच रखा जाता है तो कैसा चित्र बनेगा। तीसरा नंबर है, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो कैसा चित्र बनेगा। तो चलते हैं अब इस प्रश्न के सभी उत्तर को बताने के लिए। दोस्तों अगर आप कॉपी कलम रखे हैं तो छोटा छोटा प्रश्न है, लिख लीजिए इसे रोक करके और इसका आंसर आगे बढ़ा करके आप लिखिएगा। तो चलते हैं। देखिए प्रश्न का उत्तर, पहला प्रश्न है आपका 1 नंबर का प्रश्न था, वास्तविक प्रतिबिंब क्या है। वास्तविक प्रतिबिंब क्या है, तो 1 नंबर दे करके यहाँ पे आप उत्तर लिख लीजिएगा और उत्तर में लिखिएगा, प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपरावर्तन के उपरांत जिस बिंदु पर काटती है वस्तु प्रतिबिंब कहलाता है। इसे पर्दे पर उतारा जा सकता है। यानी कि दोस्तों इसे अच्छे से समझिए। प्रश्न था वास्तविक प्रतिबिंब क्या है। वास्तविक प्रतिबिंब वह है जो प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपरावर्तन, प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपरावर्तन के उपरांत, अपरावर्तन के उपरांत जिस बिंदु पर काटती है, यानी प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपरावर्तन के उपरांत जिस बिंदु पर काटती है वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। इसे पर्दे पर उतारा जा सकता है। दूसरा नंबर प्रश्न है आपका, इंद्रधनुष किस प्रकार का वर्णपट है। तो प्राकृतिक है। इंद्रधनुष किस प्रकार का वर्णपट है, तो प्राकृतिक है। तीसरा नंबर प्रश्न है, एमीटर को विद्युत परिपथ में किस प्रकार जोड़ा जाता है। एमीटर को विद्युत परिपथ में किस प्रकार जोड़ा जाता है, तो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। 4 नंबर प्रश्न था, विद्युत हीटर की तार किस मिश्रित धातु का बना होता है। विद्युत हीटर की तार किस मिश्रित धातु का बना होता है, तो नाइक्रोम का बना होता है। नाइक्रोम का बना होता है। अगला प्रश्न है 5 नंबर, दृष्ट धारा के स्रोत का नाम लिखे। तो दृष्ट धारा के स्रोत होता है क्या, बैटरी।
5 नंबर का आंसर हो जाएगा बैटरी। अब देखिए 6ठा नंबर प्रश्न था, विद्युत विभव से क्या समझते हैं? विद्युत विभव से क्या समझते हैं? तो उत्तर में लिखिएगा 6ठा नंबर का, किसी इकाई घन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करता है वह उस बिंदु पर विद्युत विभव कहलाता है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे, एक बार फिर से समझा देते हैं। प्रश्न था कि विद्युत विभव से क्या समझते हैं? तो विद्युत विभव से हम यह समझते हैं कि किसी इकाई घन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करता है वह उस बिंदु पर विद्युत विभव कहलाता है। यानी कि किसी तार में हम कहीं दूर से कोई विद्युत इकाई घन को ला रहे हैं तो उस बिंदु को ही क्या कहते हैं? विद्युत विभव कहते हैं। अब देखिए 7वां नंबर प्रश्न। 7वां नंबर प्रश्न है कि रेलवे सिग्नल में लाल रंग के प्रकाश का उपयोग क्यों किया जाता है? रेलवे सिग्नल में लाल रंग के प्रकाश का उपयोग क्यों किया जाता है? तो उत्तर में लिखिएगा, रेलवे सिग्नल में लाल रंग का प्रकाश का उपयोग इसलिए किया जाता है कि लाल रंग का प्रकीर्णन यानी तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक होता है। लाल रंग का जो है कि आपको इसका तरंगदैर्घ्य यानी प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, यह आपको दूर से ही दिखाई दे देता है, इसलिए इसका खतरे का निशान भी माना जाता है लाल रंग को और सिग्नल में प्रयोग किया जाता है। अब अगला प्रश्न है आपका 8 नंबर। 8 नंबर प्रश्न है कि पर्यावर्ती धारा एवं दृष्ट धारा में क्या अंतर है? पर्यावर्ती धारा एवं दृष्ट धारा में क्या अंतर है? तो उत्तर में लिखेंगे, यहाँ पे प्रश्न है पर्यावर्ती धारा एवं दृष्ट धारा में निम्न अंतर है। उत्तर देकर के आप लिखिएगा पर्यावर्ती धारा एवं दृष्ट धारा में निम्न अंतर है। तो एक तरफ लिख दीजिएगा पर्यावर्ती धारा, दूसरा तरफ लिखिएगा दृष्ट धारा। तो पर्यावर्ती धारा में लिखिएगा 1 नंबर दे करके, धारा का मान शून्य एवं उच्च मान के बीच बदलता रहता है। पर्यावर्ती धारा में क्या लिखेंगे 1 नंबर दे करके, धारा का मान शून्य एवं उच्च मान के बीच बदलता रहता है। अब दृष्ट धारा में आ जाइएगा इस तरह से, और दृष्ट धारा में लिखिएगा दृष्ट धारा नियंत्रण प्रवाहित होती है। दृष्ट धारा क्या होता है? नियंत्रण प्रभावित होती रहती है। देखो दृष्ट धारा किसमें मिलता है आपको? जो सूखा सेल होता है, बैटरी होता है, उसमें तो घटवर नहीं होगा, उसमें जितना धारा उसमें धारा प्रवाहित होता है उतना होता ही रहेगा। अब देखिए दूसरा में लिखिएगा पर्यावर्ती धारा में कि धारा का मान एवं दिशा बदलता है। धारा का मान एवं दिशा बदलता है। और 2 नंबर देकर के लिखिएगा दृष्ट धारा में धारा का मान एवं दिशा नहीं बदलता है। 2 नंबर में। अब देखिए पर्यावर्ती में आएंगे और इसमें लिखेंगे इसे आसानी से दृष्ट धारा में बदला जा सकता है। यानी पर्यावर्ती धारा को इसे आसानी से दृष्ट धारा में बदला जा सकता है। 3 नंबर दे करके लिखिएगा दृष्ट धारा में, दृष्ट धारा को इसे कठिनाइयों से पर्यावर्ती धारा में बदला जा सकता है। कठिनाइयों से यानी कि बहुत कठिन होता है इसको दृष्ट धारा में बदलने के लिए। अब अगला प्रश्न है तो 9 नंबर प्रश्न था निकट दृष्ट दोष क्या है, इसे किस लेंस द्वारा दूर करते हैं? तो उत्तर में लिखिएगा यहाँ पर, उत्तर लिखिएगा यहाँ पर 9 नंबर का है कि दूर स्थित वस्तु को नहीं देख पाना ही निकट दृष्टि दोष है। इसे दूर करने हेतु अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न है आपका, देखिए अगला प्रश्न है अवतल दर्पण द्वारा
बना प्रतिबिंब को स्वच्छ रेखा चित्र द्वारा दिखाइए। तो ए नंबर है, तो ए नंबर में वहाँ क्या था आपका, ए नंबर में था जब वस्तु अनंत पर रखा जाता है। तो जब वस्तु अनंत पर रखा जाएगा तो आप इस तरह से बना लीजिएगा अनंत पर। जब वस्तु अनंत पर यानी कि अवतल दर्पण में जब वस्तु अनंत पर रहेगा तो आप इस तरह से बना लीजिएगा। और दर्पण कौन सा है, ये अवतल दर्पण है। तो इधर से प्रकाश और इधर से प्रकाश आएगा, यहाँ आकर के मिल जाएगा। ये आपका सी बिंदु वक्रता केंद्र है। इस तरह से आप बना लीजिएगा। चलिए ए नंबर समझ गए। जब वस्तु अनंत पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब कैसा बनता है, अवतल दर्पण में इस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। अब देखिए दूसरा है जब वस्तु अनंत एवं वक्रता केंद्र के बीच रखा जाता है। जब वस्तु अनंत एवं वक्रता केंद्र के बीच रखा जाता है तो ये हो गया आपका MN, एक दर्पण हो गया, बीच में P यानी पोल हो गया, और फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखा जाता है वस्तु यहाँ। तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, यानी कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो इस तरह से प्रतिबिंब बनता है। प्रश्न क्या था बी नंबर में, जब वस्तु अनंत एवं वक्रता केंद्र के बीच रखा जाता है तो इस तरह का प्रतिबिंब बनेगा। अगला प्रश्न है सी नंबर था जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखा जाए। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखा जाए, तो दोस्तों आप सभी पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं तो डिटेल से बता दिए हैं। आप कमेंट करिए, एक दिन फिर से आकर के बता देंगे। तो MN आपका दर्पण हुआ, P पोल हुआ, और ये C वक्रता केंद्र हुआ, और वस्तु को क्या कहा है, वक्रता केंद्र पर रखा जाए तो इस तरह से बनेगा। तो आप याद रखिए जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो इस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। इस प्रश्न को आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है और 2 नंबर में भी पूछ सकता है और 5 नंबर में भी पूछ सकता है। तो देखिए इस वीडियो को आप अंत तक देखेंगे तो आप सरल भाषा में, आम भाषा में प्रश्न को अच्छे से समझ जाएंगे। तो वहाँ पे अच्छे से आप लिख सकते हैं, कोई भी प्रश्न इनमें से विज्ञान का आएगा। तो चलते हैं प्रश्न की ओर। 21 नंबर प्रश्न देख रहे हैं, वृद्धि हार्मोन स्रावित करने वाली अंतःस्रावी ग्रंथि का नाम लिखें। तो दोस्तों वृद्धि हार्मोन स्रावित करने वाली अंतःस्रावित ग्रंथि का नाम लिखें। तो जितने भी मानव शरीर में अंतःस्रावी ग्रंथि है उसका नाम लिख देंगे। अगला प्रश्न है, या एक का भी नाम लिखेगा तो चल जाएगा दोस्तों। दूसरा प्रश्न है, DNA का पूरा नाम लिखें। DNA का पूरा नाम लिखें। इसमें भी दोस्तों आपको 2 नंबर या 1 नंबर मिल सकता है, या ऑब्जेक्टिव भी पूछ सकता है। और रक्त ब्लड का लाल रंग किस वर्णक के कारण है? रक्त ब्लड का लाल रंग किस वर्णक के कारण है? तो यह प्रश्न आ गया। अब देखिए 24 नंबर प्रश्न पूछा गया है, श्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण विघटन ऑक्सीकरण किस अंग में होता है? अगला प्रश्न है आपका, कोई 2 जैव नवीकरणीय अपशिष्ट के नाम लिखें। कोई 2 जैव नवीकरणीय अपशिष्टों के नाम लिखें। 26 नंबर प्रश्न है आपका। 26 नंबर प्रश्न है आपका, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक पदार्थ विघटक क्या है? प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक पदार्थ घटक क्या है? 27 नंबर प्रश्न है, मानव में उत्सर्जन तंत्र के अंगों का नाम लिखें। मानव में उत्सर्जन तंत्र के अंगों का नाम लिखें। दोस्तों क्वेश्चन भी याद रहना जरूरी है, तभी आपको आंसर याद रहेगा। 28 नंबर है, रक्त रुधिर एवं लसिका में अंतर लिखें। रक्त रुधिर एवं लसिका में अंतर लिखें। 29 नंबर प्रश्न है, वाष्पोत्सर्जन क्या है? वाष्पोत्सर्जन क्या है? उसका पौधे में क्या लाभ है? वाष्पोत्सर्जन क्या है? उसका पौधे में क्या लाभ है? 30 नंबर प्रश्न है, विभिन्न प्रकार के अलैंगिक जनन का सचित्र एवं संक्षिप्त विवरण दें। तो चलते हैं दोस्तों अब प्रश्न के उत्तर की ओर। तो दोस्तों देखिए आपको प्रश्न याद रहेगा
तभी आपको उत्तर भी याद रहेगा, ये चीज आप मानिए। तो अब हम क्या करेंगे, प्रश्न को पढ़ेंगे और उत्तर आपके स्क्रीन पर लिखा रहेगा और उसे हम अच्छे से समझा देंगे यानी बता देंगे। तो पहला प्रश्न आप देखिए, पहला प्रश्न आपको दिया गया था कि वृद्धि हार्मोन स्रावित करने वाली अंतःस्रावी ग्रंथि का नाम लिखे। तो आपको ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, तो आप याद रखिए कि अंतःस्रावी यानी अंदर में स्रावित करने वाला वृद्धि हार्मोन का नाम क्या है, पिट्यूटरी ग्रंथि। पिट्यूटरी ग्रंथि मानव शरीर का सबसे छोटा ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि को कहा जाता है। मानव शरीर का मास्टर ग्रंथि किसको कहा जाता है, तो पिट्यूटरी ग्रंथि को ही कहा जाता है। तो याद रखिए ये सभी ऑब्जेक्टिव में आपको पूछा जाएगा। 22 नंबर का प्रश्न है आपका, डीएनए का पूरा नाम लिखें। डीएनए का पूरा नाम लिखें। तो डीएनए का पूरा नाम है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि डीओक्सोराइबो न्यूक्लिक एसिड। डीओक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड आप यहाँ पे देख रहे हैं, इसे याद नाम रखिए, डीएनए का पूरा नाम। 23 नंबर प्रश्न है, रक्त ब्लड का लाल रंग किस वर्णक के कारण होता है। तो उत्तर में आप यहाँ लिखिएगा, रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन वर्णक के कारण होता है। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है, तो रक्त उत्तर में लिखिएगा, रक्त ब्लड का लाल रंग हीमोग्लोबिन वर्णक के कारण होता है। अगला प्रश्न है अब 24 नंबर का प्रश्न है, श्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण विघटन ऑक्सीकरण किस अंग में होता है। तो उत्तर में लिखिएगा यहाँ पे, श्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण विघटन कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। यानी कि एक बार प्रश्न फिर से पढ़ रहे हैं, प्रश्न है, श्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण विघटन किस अंग में होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है कोशिका के। तो यहाँ से उत्तर में लिखिएगा कि श्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण विघटन किस अंग में होता है, तो उत्तर में लिखिएगा, श्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण विघटन कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। 25 नंबर प्रश्न अब आपका है। 25 नंबर प्रश्न है, कोई दो जैव नवीकरणीय अपशिष्टों के नाम लिखें। तो उत्तर में लिखिएगा, प्लास्टिक, शीशा जैव नवीकरणीय अपशिष्ट है। इतना सा लिख दीजिएगा, हो जाएगा। प्लास्टिक, शीशा क्या है, जैव नवीकरणीय अपशिष्ट है। अगला प्रश्न देखिए, ये बहुत ही वीवीआई प्रश्न है। 26 नंबर प्रश्न था आपका, क्या था, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक पदार्थ घटक क्या है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक पदार्थ घटक क्या है। तो उत्तर में लिखिएगा, यहाँ पर उत्तर लिख दीजिएगा और जितना नंबर रहेगा दे दीजिएगा। तो देखिए उत्तर में लिखिएगा, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक घटक निम्न है। प्रश्न पूछ दिया जाएगा आपको कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कितने आवश्यक पदार्थ है या घटक है। तो लिखिएगा, एक नंबर दे करके कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा सूर्य का प्रकाश, तीसरा जल एवं चौथा क्लोरोफिल। यानी प्रकाश संश्लेषण के लिए कितने चीज का आवश्यक होना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश, जल, क्लोरोफिल। तो दोस्तों यह प्रश्न आपको भी 2 नंबर से पूछ सकता है, याद अच्छे से रख लीजिएगा। उत्तर में देख लिया कैसे लिखिएगा, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक घटक निम्न है। निम्न मतलब नीचे आ जाएगा, तो 1 नंबर दे करके कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा सूर्य का प्रकाश, कोई भी याद हो जाए इस चारों में से, जल एवं क्लोरोफिल। आप उल्टा पुल्टा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत ना है। अगला प्रश्न है 27 नंबर प्रश्न था आपका कि मानव में उत्सर्जन तंत्र के अंग का नाम लिखें। मानव में उत्सर्जन तंत्र का नाम लिखें। तो यह भी तो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछे गए हैं। तो उत्तर में लिखिएगा कि मानव में उत्सर्जन तंत्र के अंग का नाम। तो लिखिएगा, पहला नंबर वृक्क, दूसरा नंबर मूत्रवाहिनी, तीसरा नंबर मूत्राशय एवं मूत्रमार्ग। ये तीनों क्या है, मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र के अंग का नाम है।
तो प्रश्न आपका क्या था, प्रश्न को भी याद रखना बहुत जरूरी है, तभी आपको आंसर भी याद रहेगा। मानव में उत्सर्जन तंत्र के अंगों का नाम लिखें। तो उत्सर्जन तंत्र वृक्क, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय एवं मूत्रमार्ग, ये चारों यहाँ पे दिखाई दे रहा है दोस्तों, आप इसे अच्छे से याद कर लीजिए। और ये रहा आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा प्रश्न, ये बहुत बार पूछा गया है। प्रश्न है 28 नंबर, रुधिर, रक्त एवं लसिका में अंतर लिखें। तो रुधिर यानी रक्त एवं लसिका में अंतर लिखें। तो उत्तर में लिखिएगा रक्त एवं लसिका में अंतर निम्न है। तो एक तरफ लिख दीजिएगा रक्त ब्लड यानी रुधिर, दूसरा तरफ लिख दीजिएगा लसिका। तो अब रक्त में लिखिएगा रक्त लाल रंग का होता है, रक्त लाल रंग का होता है। और लसिका में लिखिएगा लसिका रंगहीन या पीला होता है। अब रक्त में लिखिएगा 2 नंबर दे करके रक्त रुधिर वाहिनियों यानी धमनियों या सिरों में प्रभावित होता है। रक्त में 2 नंबर दे करके लिखिएगा रक्त रुधिर वाहिनियों धमनी या सिरा में प्रभावित होता है। अब लसिका में लिखिएगा यह ऊतक के बीच खाली स्थान में प्रभावित होता है। लसिका में 2 नंबर देके क्या लिखिएगा, यह ऊतक के बीच खाली स्थानों में प्रभावित होता, प्रवाहित यानी कि बहना, प्रवाहित होता है। और 3 नंबर में लिखिएगा रक्त में, 3 नंबर में रक्त में लिखिएगा इसका प्रभाव शरीर में द्विदेशीय होता है। इसका प्रभाव शरीर में द्विदेशीय होता है, दो तरफ होता होगा। और लसिका क्या होता है, इसका प्रभाव एक देशीय होता है, यानी कि ये एक ही दिशा में चलते रहता है। तो दोस्तों आप लोग 29 नंबर 27 नंबर समझ गए, 28 नंबर भी प्रश्न को अच्छे समझ गए। अब 29 नंबर प्रश्न था आपका, 29 नंबर प्रश्न था वाष्प उत्सर्जन क्या है, इसका पौधे में क्या लाभ है। तो उत्तर में लिखिएगा वाष्प उत्सर्जन क्या है, इसका पौधे में क्या लाभ है। तो उत्तर में लिखिएगा आप, यहाँ पे उत्तर लिखिएगा और प्रश्न को नंबर लिखिएगा। पौधे के वलीय यानी कि देखिए अगर यदि आप पेड़ काटा हुआ देखे होंगे गोल सा, तो इसमें इस तरह का क्या होता है, गोल होता है दोस्तों, इस तरह सा गोल गोल रहता है। तो इसी भागों में आप अगर पेड़ को कटे हुए देखेंगे तो ये गोल गोल होता है, और इसी को गिन कर पेड़ की आयु भी ज्ञात किया जाता है। तो आप इसी को समझिए, इसका मतलब यही हुआ। तो पौधे के वलीय भागों जल का रंध्र द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन की प्रक्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। यह क्रिया पौधे में जल एवं खनिज लवण को अवशोषित करने में मदद करता है। वाष्पोत्सर्जन के कारण पौधे में ताप एवं जल का संतुलन बना रहता है। यह गैसों के आदान प्रदान में भी मदद करता है। तो दोस्तों आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि वाष्पोत्सर्जन क्या है, यह भी आपको 2 नंबर से पूछे जाएंगे। अगला अब 30 नंबर प्रश्न है। 30 नंबर प्रश्न था विभिन्न प्रकार के लैंगिक जनन का सचित्र एवं संक्षिप्त विवरण दें। तो उत्तर में आप यहाँ पे लिखिएगा जीवों में लैंगिक जनन निम्नलिखित कई विधियों द्वारा संपन्न होता है। तो पहला होता है विखंडन, दूसरा होता है विखंडन और दूसरा होता है द्विखंडन। विखंडन और द्विखंडन, विखंडन ये 2 तरह के होते हैं, विखंडन भी 2 तरह के होते हैं। और द्विखंडन वैसे विभाजन जिसके द्वारा एक विशिष्ट से खंडित होकर 2 का निर्माण होता है उसे विखंडन कहते हैं। जैसे जीवाणु अमीमा। और अगला देखिए यहाँ पे इसका फिकर भी मतलब चित्र भी बनाया गया है दोस्तों, आप समझ सकते हैं। अब देखिए ये अमीमा में द्विविभाजन, तो ये होता है बहुखंडन वैसे विभाजन जिसमें एक कोशिका जीव एक साथ अनेक संतृप्त कोशिकाओं में विभाजित होता है उसे बहुखंडन कहते हैं। जैसे प्लेजोमीडियम, कुछ शैवाल।
अब देखिए इस तरह से यहाँ पे दिया गया है, आप इसका इमेज भी यानी कि चित्र भी बना सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप यहाँ तक आए हैं, कैसा लगा आप कमेंट जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। और हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं फिर कल। जय हिंद, जय भारत।